चैप्टर 4 है ना, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स किया, सेकंड रेसिडेंशियल स्टेटस किया, थर्ड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम एक्सेप्ट सेक्शन 10 किया, सेक्शन 10 जो था SEZ वाला वो अपना बचा हुआ है। चैप्टर 4 पीजीबीपी, पीजीबीपी लिखते टाइम पूरा लिखना, नीचे पीजीबीपी तो ऊपर लिख दिया, फिर नीचे के लाइन में लिखना प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ड्रॉ करना है। ITO, assessee, ITO is income tax officer। assessee मतलब काय रे, the one who pays the income tax। किसने पूछा assessee का, तू ना मतलब पूछा उसको। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, इनकम टैक्स के बाद में पूछते हो assessee कौन है। नीचे के लाइन में लिखना दिस चैप्टर विल डील अबाउट, दिस चैप्टर will deal about the war between assessee and ITO। assessee full stop, assessee will try to, नीचे के लाइन में लिखना फर्स्ट या डॉट कुछ भी, विल ट्राई टू के आगे लिखना लोअर हिज इनकम, नेक्स्ट लाइन में सेकेंड पॉइंट लिखना, और इंक्रीज हिज एक्सपेंसेस। assessee will try to lower his income, next line, or will try to increase his expenses so that his tax liability will get reduced, so that his tax liability will get reduced। However, full stop, however, our chotta ITO, छोटा ही है ना, तो 1 रुपया कमाएगा तो तेरे से मांगेगा ना 30 पैसा ला। विल ट्राई टू डू अदरवाइज, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। लिख ले, मतलब ऐसे जनरल है, मतलब तेरे को ये समझ में आना चाहिए कि अपने को चैप्टर में पढ़ना क्या है। डन, समझा इस चैप्टर में क्या बोल रहा है, क्या यही होता है जनरली। तुमने अभी जो बोला मेरे को यहाँ पे, जो तुम्हारा बी आंसर था, ये तुम वही फर्जी बड़े लोग हो जो अपने फालतू के एक्सपेंसेस दिखाना चाहते हो ताकि तुम्हारा टैक्स कम होवे, जबकि ITO तुमको अलाउ करने वाला है कि ये चीज से। तो बेसिकली तुमको टैक्स बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है चौथा, दैट टू अगर तुम्हारी कमाई कहां तक की हो तो 5 लाख तक, रिबेट सिर्फ उन्हीं को मिलता है। ठीक है, रिबेट इज गिवन अंडर विच सेक्शन? 6 किधर आया? रेसिडेंशियल स्टेटस में ना 6,
थोड़ा और चलती जा, आगे आगे है ही नहीं ऑप्शंस। हाँ नहीं नहीं, तुम 80C में डिडक्शन मिलते हैं रे। 87A, 87A कैप्स में ए, छोटा मत लिखना है, ठीक है। अब समझो, हर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस करो उसमें दो ही चीजें रहेगी, या तो इनकम रहेगा या तो एक्सपेंसेस रहेगा। ये चैप्टर में भी पूरा चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इनकम के सेक्शन अलग, एक्सपेंसेस के सेक्शन अलग। इनकम के जो सेक्शन आते हैं वो आते हैं सेक्शन 28, जिसको नाम है चार्जिंग सेक्शन, एंड दूसरा सेक्शन 41। दैट्स इट। इनकम के खाली दो ही सेक्शन है, या तो आपको सेक्शन मिलेगा सेक्शन 28 या तो आपको मिलेगा सेक्शन 41, सेक्शन 28 या सेक्शन 41, ठीक है। एक्सपेंसेस के सेक्शन शुरू होंगे सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक। चार्जिंग सेक्शन, क्लियर है? श्रद्धा देखो, आवाज आई क्लियर? क्लियर? पक्का? इसमें कोई डाउट है? अब अपना पीजीबीपी एक्चुअल में शुरू हो रहा है। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, any income relating to business, profession or vocation will be taxable under section 28। लिख तो सही, मैं बताता हूँ। एनी सेक्शन या एनी इनकम रिलेटिंग टू इधर बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन, वेकेशन मत लिखना रे, वोकेशन है वो वीओ, बिजनेस मतलब बिजनेस, प्रोफेशन मतलब हाँ बाइंग एंड सेलिंग मतलब गुड्स, प्रोफेशन मतलब सर्विसेज, वोकेशन मतलब बाबा जी, निर्मल बाबा, हाँ रामदेव बाबा। जो आप चैरिटी वर्क करते हो, चंदा चढ़ाते हो, आपका चंदा उनकी चांदनी, तो उनको भी तो टैक्स भरना है। अब वो बिजनेस तो बोल नहीं सकते, बिजनेस बोल के क्या करेंगे, क्या बेचा उन्होंने, क्या लिया है, ठीक है। प्रोफेशन बोल नहीं सकते, क्या है हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपका क्या नहीं हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, रूम में काला कलर की ये लगा लीजिए, कपड़ा लगा दीजिए, सर दर्द देखिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम पे लूंगा क्या, नहीं ले सकता। वोकेशन, तो ये आपको टैक्सेबल तो होगा ना, दैट कम्स अंडर वोकेशन। ऐसी कोई भी इनकम जो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है वो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28। बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस नहीं करने के लिए किसी ने पैसा दिया, क्या बोला मैंने, बिजनेस नहीं करने के लिए पैसा दिया हो। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल रुशिल की ज्वेलरी शॉप है, अभी मैं वहां पे एक और उसके दुकान के सामने एक ज्वेलरी शॉप शुरू करने गया, रुशिल को समझ में आता है कि नहीं यार इससे हमारा लॉस हो सकता है, तो रुशिल मेरे पास में आके बोलता है सर आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप बिजनेस मत करो। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप बिजनेस मत करो, या आप बिजनेस करो लेकिन मैक्सिमम दिन के 5 ही कस्टमर्स के साथ बिजनेस करो। समझ में आ रहा है? तो ये पैसा मेरे को मिला बिजनेस न करने के लिए, तो ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तो ये बात, मेरे को 1 करोड़ रुपए जो मिला, इज इट टैक्सेबल?
ये आगे आईटीओ क्या लाइन पे, इनकम तो हुई ना, टैक्सेबल रहेगा, बट क्या मैं उसको पीजीबीपी में टैक्स कराऊं, क्योंकि बिजनेस तो मेरा हुआ ही नहीं ना, बट ये था तो बिजनेस रिगार्डिंग ना, इसके लिए ये अंडर सेक्शन 2080 टैक्सेबल, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेंट फीस। आप मेरे साथ कंपटीशन मत करो, इसके लिए मैं आपको फीस दे रहा हूं। क्या आप मेरे साथ में कंपटीशन मत करो, इसी के लिए मैं आपको फीस दे रहा हूं, दैट इज नॉन कॉम्पिटेंट फीस। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, नॉन कॉम्पिटेंट फीस। अच्छा, अब मेरे को बताना, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम अगर तुमको लगती है कि वो बिजनेस रिगार्डिंग है, सेक्शन 28 में ठोक डालना। अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा, उसका आंसर देना कि क्या ये सेक्शन 28 में आने के लायक है या नहीं। ठीक है? एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, मेरे पास एक लाइसेंस था कि मैं इंपोर्ट कर सकता हूं, ये लाइसेंस मैंने बेच दिया और उससे मैंने पैसा कमाया, मेरे पास लाइसेंस, आई हैव द लाइसेंस टू डू कोचिंग बिजनेस। हाँ, मेरे पास में कोचिंग करने का लाइसेंस है। अब मैंने ये कोचिंग करने का लाइसेंस आशना को ट्रांसफर कर दिया, उसके लिए मैंने उससे 5 करोड़ रुपए ले लिया। नहीं नहीं, भारती नहीं, अरे यार मैं फिर भूल गया। हाँ, दिशा, निशा 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 निशा, नहीं 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 नहीं, नॉट श्योर। अच्छा, आएगा रे, बिजनेस के रिगार्डिंग है, आएगा, दिमाग नहीं लगाने का। जो इनकम बिजनेस के रिगार्डिंग है सेक्शन 28 में ठोको। लाइसेंस थोड़ी, बिजनेस कोचिंग का लाइसेंस की बात किया ना मैं तो। मेन बिजनेस नहीं है। हाँ, वो तो एसपी की डेफिनेशन बोल रही है, वो तो एसपी की डेफिनेशन बोल रही है, वो एसपी की व्हाट इफ मैं ये बिजनेस इंपोर्ट करने का, तो मेरा बिजनेस था, इंपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस लगता है, मैं इंपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करता था, फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचता था। ये जो लाइसेंस था मेरे पास में कि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ये आपको लेके आना है तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल रूट लेना पड़ता है, ये लाइसेंस मैंने तेरे को ट्रांसफर कर दिया, था तो मेरा बिजनेस का ही ना। बिजनेस मतलब ये नहीं कि आपका टर्नओवर उससे होना चाहिए, इनकम टैक्स को फर्क नहीं पड़ता तुम बिजनेस कौन सा करो, तुमने स्मगलिंग भी किया तो भी इनकम टैक्स तो तुमसे लेने वाला है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता। वो एसपी की डेफिनेशन हो गई जो तूने 12th में पढ़ा था कि बिजनेस शुड बी ऑन गोइंग, इट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड नॉट बी सीजनल, इट शुड बी रेगुलर, वो एसपी। इनकम टैक्स एसपी को कुछ नहीं मानता, इनकम टैक्स बोलता है धंधा किया ना, धंधे के रिगार्डिंग तूने पैसा कमाया ना, टैक्स पर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तेरा धंधा कर रहा था नहीं कर रहा था, चल रहा था नहीं चल रहा था, कोरोना था नहीं था, आज भाई साहब यूके में नया ये मिल गया वायरस। हाँ, अब 2021 उसके पीछे भागो, मार्केट सीधा कोलैप्स हो गया, अगर तो किसी ने मार्केट स्टडी किया होगा तो 1100 पॉइंट टूट चुका है मार्केट, रेड सब रेड, वापस लॉकडाउन में कभी आ जाएगा शायद, बन जाना नहीं, मतलब क्या मैं थोड़ी लगा रहा, कोरोना का मास्क, ये कोरोना के लिए लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, वो कीड़ा तो आज मिला, वो भाई साहब ने तो 2 दिन पहले बोला था ठाकरे जी ने, यूके में नया वायरस मिला है कोरोना के अलावा, और खाओ। ठीक है, अच्छा बताना, एनी इंटरेस्ट, सुनना, एनी इंटरेस्ट, सैलरी या बोनस या कमीशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, क्यों, बिजनेस रिगार्डिंग है, करेक्ट। अच्छा, एनी इनकम विच हैज अराइजन ड्यू टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग सट्टा आएगा, गैम्बलिंग का क्यों आएगा, बिजनेस थोड़ी है गैम्बलिंग का,
टैक्स लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं टैक्स नहीं लगेगा, मैं पूछ रहा हूं पीजीबीपी में आएगा क्या, बिजनेस में आएगा क्या? टैक्स लगेगी बात ही नहीं चालू, टैक्स तो लगेगा 200% लगेगा, उल्टा 30% टीडीएस कटेगा उस पे। तो मैं टैक्स की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो चार्जिंग सेक्शन की बात पूछ रहा हूं कि सेक्शन 28 में आएगा क्या वो बिजनेस था, क्या वो प्रोफेशन था, क्या वो वोकेशन था, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा टैक्स लगेगा 200% लगेगा, बात उसकी कर ही नहीं रहा हूं मैं पूछ रहा हूं सेक्शन 28 में चार्ज होगा क्या? नहीं। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, हो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है कि भाई साहब, अच्छा तुमको ये बात पता है क्या कि अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेट्स से रिलायंस, लेट्स से टाटा, विप्रो, तो तुम उसके एम्प्लॉय हो, तुम्हारे ऊपर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तुम कंपनी के लिए एक एसेट हो, तो कंपनी तुम्हारे नाम का इंश्योरेंस निकाल कर रखती है ताकि तुम कभी मर जाओ, तुम हमारे कभी सीक्रेट बाहर निकाल लो, तो भाई हमारे पास में इंश्योरेंस के पैसे तो होना चाहिए। तो कंपनी तुम्हारे ऊपर इंश्योरेंस निकालती है या तुमको बोलती है इंश्योरेंस निकालो, हम तुम्हारे पे में ऐड करके देंगे। ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, जिसका पैसा कंपनी पे करती है, जिसका प्रीमियम कंपनी पे करती है। इन द सेम मैनर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो की मैनेजरियल पर्सोनल्स है, KMPs, सुना है कैसा नाम? CA, CS, WTD, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, ये जो लोग होते हैं इनका भी तो इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट लोग है। मतलब एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस निकाल रहे हो और डायरेक्टर्स जो कंपनी रन कर रहे हो उनका नहीं कर रहे हो, मतलब तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता है, एम्प्लॉयज का निकाले ना तुमने, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस निकाला ना, तो डायरेक्टर्स का भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्टर्स के ऊपर का इंश्योरेंस लगा मिलता है, इसके लिए जो जैसे सपोज 4 साल का इंश्योरेंस निकाल के रखा होगा, 5वें साल में इसका अगर वो इंसान नहीं मरा तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, या इनकेस मर गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस निकाला किसने? कंपनी ने, तो पैसा मिलेगा किसको? तो ये जो पैसा आया, मैं एक डायरेक्टर था, इसके ऊपर निकाल के रखा था इंश्योरेंस, ये मर गया कोरोना की वजह से, मैं कंपनी था, मेरे को इसका 1 करोड़ रुपया मिला, अभी 1 करोड़ मिला तो सही, इज इट टैक्सेबल? अंडर विच सेक्शन? क्योंकि सर मैंने किस बेसिस पे निकाला था कि ये मेरा एम्प्लॉई है, ये मेरे बिजनेस में मेरे को हेल्प कर रहा है, तो इसका जो पैसा मेरे को मिल रहा है तो ये भी तो टैक्सेबल होगा, इसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, any amount received under Keyman insurance policy. आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 28 खत्म हुआ। सेक्शन 29 एक लाइन का सेक्शन है, सेक्शन 29 आगे लिखना। खत्म, सेक्शन ओवर। हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, सर कैसे कंप्यूट करना है वो बात की बात है। 29 सेक्शन 30 से क्या शुरू होने वाले थे? एक्सपेंसेस। ठीक है, सब ऊपर क्या था? हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। बिल्डिंग, रेंट, रिपेयर, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग।
मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ बेसिकली अपनी क्लासेस, रैली स्लॉट वाला जो क्लासेस है वहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ। अब क्लासेस में क्या हो रहा है कि बारिश आ गई, इसके लिए मेरे को थोड़ा रिपेयरिंग करना है, उसकी विंडोज़ चेंज करनी है, फ्लोरिंग चेंज करना है, ठीक है, क्लासेस में कुछ ये करना है, रिपेयरिंग वर्क करना है। तो इस पे जो भी खर्चा हुआ, क्या है मेरे बिजनेस का खर्चा है, तो क्या मेरे को मिलना चाहिए इसका एक्सपेंसेस? क्या मेरा इसको मैं पीएनएल में डेबिट कर सकता हूँ? कोई गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है? मैंने कल जाके उसको पीएनएल में एक्सपेंसेस को डेबिट किया कि मैंने भाई इसमें पंखे लगाए 400 रुपए का, तो आईटी ऑफिसर मेरे को ये बोल सकता है नहीं नहीं तुम पंखा तो लगा ही नहीं सकते, बिना पंखे के काम करो, ऐसा बोल सकता है? अलावेबल एक्सपेंस है, दिक्कत कोई? अच्छा, मैंने एक फ्लोर बना दिया, 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ठीक है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। वृंदा को ऐसा लगता था कि सर 3 फ्लोर चढ़ के आना, एक काम करो मैं नीचे ही ऑनलाइन क्लास कर लूंगी आपके। अब 3 फ्लोर ऊपर कौन चढ़ के आएगा? तो मैंने वृंदा के लिए एक फ्लोर मतलब एक लिफ्ट लगा दी, 10 लाख का खर्चा करके एक लिफ्ट लगा दी कि अंदर ऐसे जाने का, ऐसा बटन दबाने का, ऊपर जाने का, फिर अंदर से आ जाने का, ऐसा लिफ्ट लगाई 10 लाख की। कोई दिक्कत तुमको? पीएनएल में डाल सकता हो इसको? थप्पड़ मारेगा इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा कल जाके तू बिल्डिंग पे 4 फ्लोर और खड़ी कर देगा, उसको खर्चा बता देगा, तो मैं क्या उधर पागल? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होता है। सर अब ये रेवेन्यू और कैपिटल का कॉन्सेप्ट किधर से आया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो एक बड़े वॉल्यूम पर आप एक बार का खर्चा करते हो। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने प्रोजेक्टर लाया, ये एक बार का खर्चा है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, ना कि उसका खर्चा मिलता है। लेकिन इस प्रोजेक्टर के लिए मैंने एक वायर लाया जो छोटा सा था, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली, बट उसका अमाउंट इतना नॉमिनल होता है कि मैं उसको बैलेंस शीट में क्या ही डालूं, ठीक है। मैंने बिल्डिंग खड़ी किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उस बिल्डिंग की सफाई करने के लिए एक आदमी को रखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने लैपटॉप लाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट लैपटॉप के लिए कवर लाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में कुछ? मैंने ये हॉल बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्क समझ में आया? पक्का? तो कौन से एक्सपेंसेस विल बी अलाउड, कैपिटल और रेवेन्यू? कौन पूछा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से तेरी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा हुआ ना, वो तो बिल्डिंग भी बनाऊंगा तो खर्चा तो होगा। अल्लाह ये देख, जीवन में पहली कम वायरस है। सॉफ्टवेयर का आपको डेप्रिसिएशन मिलता है एट द रेट ऑफ 40%। आई बात समझना? कैपिटल और रेवेन्यू का डिस्टिंक्शन लिखाना है या समझ जाएगा? लिखा दूं? ठीक है। नीचे इटैलिक्स में लिख लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which helps in increasing the value of asset. However, revenue expenditures are those expenditures
However, revenue expenditures are those expenditures which are known as maintenance expenditures. Maintenance expenditures of the capital assets. नीचे लिखना एग्जाम्पल, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैपिटल एसेट्स. एग्जाम्पल, buying a car is a capital expenditure. Buying a car is a capital expenditure, full stop. However, its fuel or gas or tire changes etc. are revenue expenditures. अच्छा, मेरे को बताना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहाँ जाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? बैलेंस शीट में. और जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहाँ जाएंगे? पीएनएल में. हमको इनकम टैक्स में किससे फर्क पड़ता है, बैलेंस शीट या पीएनएल? पीएनएल. अरे गधेड़ो, इनकम टैक्स इसमें निकालोगे, प्रॉफिट से मतलब है ना मेरे को. प्रॉफिट बैलेंस शीट में होता है या पीएनएल में होता है? तो मेरे को मतलब किससे? तो अगर मैंने गलती से पीएनएल में कोई बैलेंस शीट की आइटम डाल दी होगी तो तुम क्या करोगे, उसको वहां से निकाल दोगे, उसका इफेक्ट को हटा दोगे. अगर पीएनएल इमेजिन करो, टी फॉर्मेट पीएनएल इमेजिन करो, इनकम थी 1000 रुपए की और एसेट में मैंने डाल दिया कार 70 रुपए की, जिससे मेरा प्रॉफिट आ गया 30 रुपीज का. अब तुमको ये कार यहां से निकाल देनी है, मतलब प्रॉफिट में एड बैक करोगे या प्रॉफिट को और कम करोगे? ये टी फॉर्मेट बैलेंस शीट है, पीएनएल है. यहां पे मेरी इनकम है 700 रुपीज की, यहां मेरी कार खड़ी है 500 रुपीज, सॉरी 300 रुपीज की. यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस है 100 रुपीज के. मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? 300 रुपीज. क्या ये सही है मेरा नेट प्रॉफिट? ये मैं 300 रुपए पे इनकम टैक्स पे करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर मेरी इस बात को माने? क्यों? कार इज एन एसेट, तो बैलेंस शीट में डाल दूं. तो इससे मैं क्या करूंगा, मेरे प्रॉफिट में एड बैक करूंगा या लेस करूंगा? अरे वो ऑलरेडी डेबिट है तो वो लेस करके आया होगा ना, एड बैक करूंगा ना प्रॉफिट में. इसको बोलते हैं नलीफाइंग द इफेक्ट. नलीफाइंग द इफेक्ट, प्रॉफिट को एड बैक कर रहा हूं. क्लियर है? केस 2, क्या ये 500 का प्रॉफिट सही है? एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो मैं क्या करूं? 500 रुपए का प्रॉफिट में कितनी एडजस्टमेंट्स होने वाली है? पूरे इसमें देखना सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट है 500 की, तो गधेड़ 2 बोलना. 2 एडजस्टमेंट्स है. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? कार की. इसको क्या करूं? 500 में क्या करूं? एड बैक. और दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? 200 की लेस करूंगा. आशना तू कंफ्यूज्ड है? हाँ, टाइम ले ले. हम्म, 700 इनकम वाले में से कैलकुलेट करेंगे मतलब तुम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते तुम यहाँ पे किसी को, तुमको कैलकुलेशन करना है उसका. क्योंकि वो उसको इनकम में ऐड किया हुआ है ना. वो साइड की टोटल कितनी है? 900.
900 में से 300 कार के माइनस किए, 600 आर्यभट्टा की औलाद, 600 में से और अदर एक्सपेंसेस 100 माइनस किए, तब जाके 500 का प्रॉफिट आया हुआ है। तो वो गलत ऐड किया ना मैंने उसको वहां पे, तो उसको इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्या करूंगा, करेक्ट। और ये कार को 300 को ज्यादा फालतू का लेस किया मैंने, तो उसको ऐड, उल्टा काम। अगर वो इनकम में उसको ऐड किया हुआ है तो लेस कर दो, और लेस किया है तो ऐड बैक कर दो। पक्का? कोई डाउट इसमें? ठीक है। क्या हो गया इसको, ये क्यों ऐसा कर रहा है? हो गया ना? चलो सेक्शन 30 लिखा, सेक्शन 30 खत्म हुआ। सेक्शन 31, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेक्शन 28 क्या था? सेक्शन 28 क्या था? नाम क्या था सेक्शन 28 का? अच्छा 29 29 कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। हाँ कंप्यूट। अच्छा 30 बिल्डिंग। 31 चारों वापस बोल श्रद्धा। 28 चार्जिंग, 29 ये कंप्यूट ऑफ पी जी। ठीक है, एक मिनट। चैप्टर का नाम रे। हाँ पी जी जी प्रॉफिट बिजनेस। अरे कंफ्यूजिंग है। बीपी। बीपी। अच्छा ओके। 30 29 30 ये रेंट रिपेयर्स टैक्स और रेंट रिपेयर्स रेट्स और टैक्सेस का मशीनरी का नहीं मिलेगा। पहले बिल्डिंग आएगी, बाद में प्लांट एंड मशीनरी आएगा। ठीक है। एंड 31 31 ये वही। रेंट रिपेयर्स काय का? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। तो अगर तुमने बिल्डिंग के लिए कोई खर्चा किया है सेक्शन 30 में डिडक्शन मिलेगा, कोई मशीनरी के लिए खर्चा किया 31 में डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेक्शन। क्या नाम है इस सेक्शन का, कोई बता सकता है? अब भी लिखा तुमने, कहाँ लिखा था ये डेप्रिसिएशन वर्ड? अरे गधेड़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें तुमको इसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए। डेप्रिसिएशन, ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना आज दिन तक जिसमें डेप्रिसिएशन ना पूछा। ठीक है, उसमें याद से ये लिखना।
बावले। नीचे लिखना कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, फास्ट जल्दी लिखो। पहला, एसेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ओनली, एसेट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ओनली, कोमा, whether actively or passively, whether actively or passively, second, assessee should be the owner of that asset, assessee should be the owner of that asset, assessee should be the owner of that asset. बिल 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 पॉसिबल ही नहीं ना, ओनर तू माना जाएगा तब तक। तेरे नाम से लेगा ना तू, तो तेरे बैंक में दिखेगा, तेरे अकाउंट में दिखेगा, तू डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो मेरे को डबल डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं ना। कैसे? तेरा फायदा तो इसमें, मेरा क्या फायदा हुआ? तो तेरा पैसा भी तो गया ना पगले। बेचते टाइम मैं कैसे खरीदूंगा? मेरे को भी तो एंट्री बताना पड़ेगा ना। और अगर तूने बेच दिया, तूने अगर बेच दिया तो तेरे को फायदा क्या मिला? कैसे दिखाएगा? एसेट ही नहीं है तेरे पास, और फर्जी काम कर रहा है तो तू फ्रॉड कर रहा है, तू तो है ही चोट्टा। आया समझ में? डेप्रिसिएशन एक बात समझी, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। इसी में यही सब है, अभी डेप्रिसिएशन ही चलेगा, आज पूरा टाइम अपना डेप्रिसिएशन में जाएगा। दो कंडीशंस, अब नया क्लासिफिकेशंस फॉर डेप्रिसिएबल एसेट्स। अच्छा, मैंने ऊपर एक्टिवली और पैसिवली लिखाया, उसका मतलब क्या है? नहीं, या तो आप उसको यूज करो या तो पुट टू यूज रहने दो। जैसे प्रोजेक्टर लाके रखा है लेकिन उसको यूज नहीं किया तो मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या एटलीस्ट वो पुट टू यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाके रखा हुआ है और सारा असेंबल्ड नहीं करके रखा है। जैसे फैन आता है, मैंने फैन का मोटर ला दिया, 3 ब्लेड अलग अलग रखे हुए ला दिया ना, बोले मैं अब डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, ऐसा नहीं मिलता। क्या तुमने उसको पुट टू यूज किया? यूज भले ही मत करो, पुट टू यूज तो था ना, चलेगा। केस 2, फायर एक्सटिंग्विशर लाके रखा हुआ है, बोले सर डेप्रिसिएशन नहीं, पहले आग लगाओ फिर बुझाओ फिर डेप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। अब तुम्हारे डेप्रिसिएशन के लिए मैं जबरदस्ती आग लगाऊं पहले? पुट टू यूज मतलब काम करने योग्य आप बना के रखो उसको, काम नहीं किया तो भी चलेगा, मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। First is tangible assets, second is intangible asset। क्या स्पेलिंग लिखी थी मैंने? ठीक है, टैंजिबल एसेट्स में फर्दर 3 कैटेगरीज, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी।
इंटेंजिबल एसेट्स अपने आप में इंटेंजिबल एसेट्स है। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर्स, निशा आ गया था, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट्स एटसेट्रा। इसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। सपोज कल आपने कोरोना की वैक्सीन बनाया, उसका पेटेंट रजिस्टर्ड करवा दिया, जिसको जो पेटेंट आपका रजिस्टर्ड हुआ वो 500 करोड़ का हुआ, तो क्या पीएनएल में डाल दोगे 500 करोड़? बोले 500 करोड़ तक का लॉस है मेरा। बोले और कुछ कमाई तो किया ही नहीं साल भर में, 500 करोड़ का लॉस। गवर्नमेंट तुम मेरे को टैक्स दो, गवर्नमेंट सूतेगा। गवर्नमेंट बोलेगा भाई साहब तेरा ये पेटेंट है, दिस इज अ बैलेंस शीट एसेट, इसको बैलेंस शीट में डाल और उसका एक पोर्शन एज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन पीएनएल में डाल। गुडविल क्या? सॉफ्टवेयर पे कैसा लगेगा? मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो 5 लाख का सॉफ्टवेयर है, डाल दूं पीएनएल में? मेरी एसेट है वो। उसका डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? वो तो यूज करने जैसे अब आपने 5 साल कितने साल के लिए किया, तो साल के यूज करने डेप्रिसिएशन उस साल उतना साल यूज कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे को पार्ट पार्ट में मिलेगा ना खर्चा। लॉजिक क्या है डेप्रिसिएशन का कि भाई साहब तुमने कार ले आई, अब कार के 1 साल में खराब हो जाएगी? कार तो तुम्हारी 10 साल तक चलेगी। तो जब जो चीज तुम 10 साल यूज कर रहे हो उसका खर्चा एक बार में क्यों मांग रहे हो? 10 साल में मांगो ना। यूज तो 10 साल कर रहा है तो खर्चा 1 साल में क्यों मांग रहा है? खर्चा भी 10 साल में मांग। तो हर साल का प्रोपोर्शनेट खर्चा मिलेगा तुमको। आई बात समझ में? कहां पे, कौन सी मीटिंग? आई क्या बात समझ में? डेप्रिसिएशन का लॉजिक क्या है? डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, तुम्हारी कॉस्ट घट के मिलने वाली है, ये कंफर्म है, इसलिए नाम लिया है डेप्रिसिएशन। तो बहाना है एसेट की कॉस्ट को घटाना है। हर साल थोड़ी 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 कॉस्ट घटती जाएगी, मिलेगा तुमको वही। बात आखिर वही हो रही है, बट एक टाइम के अलावा हम तुमको पार्ट पार्ट में दे रहे हैं, बात उतना ही कर रहे हैं हम। आई बात समझ में? कोई डाउट तुमको इसमें? चलो, ईएमआई जैसा हो गया बस। अगर मेरी एसेट की वैल्यू होगी सपोज 100 रुपया, जो चलेगी 10 साल तक, फॉर एन एग्जाम्पल, और हर साल मेरे को 50% डेप्रिसिएशन मिलता है, तो 2 साल में मेरा पैसा निकल गया, तो तीसरे साल से मैं डेप्रिसिएशन लू क्या? एसेट है लेकिन क्या उसकी वैल्यू बची है मेरे? क्यों? टैक्स तो अभी, ये सब टैक्स थोड़ी है, तो खर्चे है। तो वही तो ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं बता रहा हूं ना। एसेट पे मिलने वाला खर्चा कौन सा है? डेप्रिसिएशन ही तो है। एसेट जिंदा है, एसेट खत्म नहीं हुई है, लेकिन वैल्यू नहीं बची ना, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? उल्टा उल्टा, जब बेचोगे तब प्रॉफिट होगा तो टैक्स लगेगा, क्योंकि बुक्स में उसकी वैल्यू हो गई 0। तुम फोकट में तो बेचोगे नहीं, मारवाड़ी गुजराती सिंधी हो तुम तो 100 रुपए की चीज थी जिसकी आज वैल्यू 0 हो गई, तुमने 20 रुपए में बेचा, तो तुम्हारा सेल वैल्यू 20 रुपया माइनस कॉस्ट 0, नेट प्रॉफिट कितना? 20 रुपया, टैक्स भरो, कैपिटल गेन। आई बात समझ में? चलो, अब लिखना रेट ऑफ टैक्स। अब तुमको नया पेज लेना है। नहीं, उस मतलब डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है ये। सॉरी, रेट ऑफ, हाँ, हेडिंग डालना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नीचे लिखना एसेट, और यहां पे लिखने का रेट। एसेट वाइज है। पहला लिखो बिल्डिंग, फर्स्ट लिखने का बिल्डिंग। हाँ नहीं, लिखा ही नहीं मैंने, 1 मिनट, तू अभी से लिख ले पहले। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और फिर वहां पे लिखने का रेट। ठीक है, फर्स्ट लिखना बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर लिखना रेसिडेंशियल बिल्डिंग।
रेट लिखना 5%। नीचे लिखना जनरल, उसका रेट 10%, जनरल बिल्डिंग का रेट 10%, 10। नीचे लिखना टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर, टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर, रेट लिखना 40%। लिखा? किसका? ठीक है, मीनिंग में बताने वाला था। ठीक है, टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर मतलब कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है घर का, तो वैसे बासे की वैसे वो लगाते हैं, ऐसे टेम्पररी एक बनाते हैं, या मंडप वंडप बनता है तो टेम्पररी होता है ना। 40% उसको बोला जाता है टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर्स। उस पर भी डेप्रिसिएशन मिलता है, यस, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए तक की जाती है, मतलब वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके। और उससे ज़्यादा जब लिफ्ट्स वगैरह बनती है ना, तब बहुत बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट्स बढ़ते हैं। और अपने यहाँ की बिल्डिंग छोटी होती है, दूसरी जगह की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी होती है भाई। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया हुआ है ना। सेकंड लिखना फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हो गया। फर्नीचर एंड फिटिंग्स रेट 10%, 10%। अरे 10%, 10%। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इन ब्रैकेट जनरल रेट 15%, 15। जनरल कुछ नहीं समझा तो 15% ठोक के आ जाने का। ठीक है, अब उसके नीचे ये सारी चीजें चलेगी। शिप, शिप शिप शिप, ये प्लांट एंड मशीनरी के टाइप से सारे शिप्स। शिप्स में लिखना 20%, 20%, 2020। एयरक्राफ्ट, प्लेन 40%। कंप्यूटर्स ऑब्लिक लैपटॉप्स 40%। बुक्स इन ब्रैकेट फिजिकल और ई बुक्स, कोई भी टाइप की बुक्स हो, 40%। देन विंड मिल्स, ऐसा लिखना फर्स्ट एरो, इफ इंस्टॉल्ड बिफोर 1 अप्रैल 2014 तो रेट आएगा 15%। सेकेंड, ऑन और आफ्टर 1/4/2014 तो 40%। ऑयल वेल, तेल का कुआं, उस पर भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्यों मतलब? सेक्शन तो अभी का ही है ना, सेक्शन तो बहुत पुराना है, सेक्शन 32 सबसे पुराना है। उन लोगों ने ये बोला कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सहूलियत तो दो, खर्चा बढ़ रहा है ना तो आपका प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स कम होगा। और 2014 में शायद इलेक्शंस भी आए थे कोई तो भी 17 ये सेक्शन कब आया? सेक्शन मतलब इसका डेट, रेट कब चेंज हुआ? और सबसे ज्यादा विंडमिल्स वगैरह कहाँ पे है? राजस्थान में कुछ बॉर्डर्स पर। कोइंसिडेंस।
है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो भी टाइप का है सब पे 40% है। ठीक है, नीचे लिखना पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स 40%। देन उसके नीचे कुछ इस तरीके से लिखना है तुमको, मोटर व्हीकल्स नहीं, उसके नीचे ही रेट ही चल रहा है अभी भी, मोटर व्हीकल्स। हाँ, जूम कार, जूम कार पता है ना, जो आप रेंट पर वो आपको मिलती है आपकी गाड़ियां। आइडियली उस पर मिलता है आपको 30% का डिप्रिसिएशन रेट, लेकिन अगर आपने ये यूज किया होगा अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 सितंबर 19 से 31 मार्च 2020, तो आपको मिलेगा 45%। नहीं नहीं, पैंडेमिक नहीं, बस है। मतलब इस डेट के बीच में अगर आपने खरीदा होगा गाड़ी और अगर उसको पुट टू यूज कर दिया होगा, दोनों, हाँ, सिर्फ खरीद के घर में रखा है तो नहीं, खरीद के पुट टू यूज किया होगा, तो 15 के जगह 30 के जगह 45% मिलेगा हर साल। यस, डिपेंड करता है गाड़ी कब खरीदी। पहले खरीदी है 30, इस डेट के बीच में खरीदी 45, उसके बाद खरीदी फिर से 30, वो बीच की एक विंडो आई है तुम्हारे पास सिर्फ एक, उसके बीच में खरीदा होगा तो ठीक है, कुछ नहीं, मतलब इंटरनल कुछ होगा तो आई डोंट नो। ठीक है, अदर व्हीकल्स में सेम, अदर व्हीकल मतलब अपनी घर की, ठीक है ना। तो अब जैसे ठीक है, अदर व्हीकल्स, अदर व्हीकल में भी दो, आइडियली अदर व्हीकल्स पे जो मिलती है, जो मतलब तुमने हायर बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है तो 15%, और अगर तुमने अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया है किसके बीच में, 23/8/19 से लेके 31 मार्च 2020, तो 15 में 15 ऐड कर दो, कितना हुआ, 15% का इंक्रीमेंट मिलता है आपको। क्लियर है, बस इतने ही रेट्स है, दैट्स इट। ये जो मेरी कार खड़ी है इसमें मेरे को कितना मिलेगा, 15%। ये मैंने कार खरीदी है 2019, अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019, 45, 30, 30, 45, 30। सोच लो, टाइम लो, घाई मत करो। मैंने ये खरीदी है अक्टूबर 2019 में, अपन चलाई फिर नहीं। चलाई चलाई हाँ, then 45। 45, सबका हो सकता है अलग अलग, इट्स ओके ना। मैं हायर का, ये पड़ी है ना घर के सामने तो खड़ी है, 30%, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 45 क्यों रे, मेरा हायर का बिजनेस थोड़ी है, हाँ, आपने दे दिया। बराबर ना। 4 ऑप्शन,
30% नील 45%। ये यही क्वेश्चन का आंसर, 30. सबका आंसर ए है, 0। अंडा मिला तुमको। बेसिक कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन पर जाना एक बार। मैं क्या गाड़ी में बैठ के सिखाता होगा सबको? क्या वो एसेट मेरा बिजनेस यूज है या पर्सनल यूज है? पार्टली बिजनेस, पार्टली पर्सनल, पार्टली पार्टली, यस। मेरे पापा का फैक्ट्री है, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार लगती है, उनकी वो बिजनेस एसेट है, मेरी ये पर्सनल एसेट है। मेरा लॉरी का बिजनेस है, लॉरी ट्रक ड्राइवर। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, मैं कमर्शियल बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूँ या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूँ? मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब मिलेगा मेरे को, मैं परमानेंट पे भी कर सकता हूँ, इसलिए क्या बस इतना ही पढ़ाना है मेरे को। कमर्शियल थोड़ी है, समझा? बोल श्रद्धा, पक्का? फर्क समझा? ये गलती करते हो, इसलिए झमल झमल नहीं करने का, शांति। बेसिक कंडीशन दो ही है। सबसे पहले तो आप ओनर होने चाहिए उसके, जो मैं हूं, लेकिन वो मेरी बिजनेस एसेट होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। तो मेरी पर्सनल एसेट है, तो वो मेरे टैक्स छोड़, मेरे बैलेंस शीट छोड़ कहीं आएगा ही नहीं। एक मिनट श्रद्धा, एक मिनट श्रद्धा। जॉब मतलब सैलरीड इंसान, सैलरी वाला इंसान। हाँ 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 हाँ, ओके, मैं बताऊंगा, बट असेसिंग ऑफिसर उसको मानेगा क्या, उसकी गारंटी नहीं है। जब तक पकड़ में नहीं आया तब तक ठीक है, पकड़ में आया तो वो मेरे को एक क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल 1000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है, आपके घर से आपका ऑफिस 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर पकड़ लो, 1 और 1 2 किलोमीटर, 365 दिन के 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की गाड़ी चली है, पेट्रोल का खर्चा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 700 किलोमीटर, इतना अलाउ करूंगा? बोलो। नहीं तो फिर मेरे को उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि देखिए ये वाली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के पर्पस के लिए, क्योंकि ये मैं अपने एक एम्प्लॉय को देके रखा हुआ हूं, उसको बोलता हूँ जेरोक्स लेके आ, उसको बोलता हूँ पानी लेके आ, पानी मतलब चाय वाय लेके आ, पानी को लेके थोड़ी आएगा घर से, तो फिर मेरे को ऐसा उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो वो जो पर्सनल है उसको एड बैक कर देगा। सुनना मैंने क्या बोला, मैंने 1000 का खर्चा डाला था, अल्लाह वो खाली 600 का ही कर रहा है, तो मेरे बेसिक इनकम में 400 रुपए वो ऐड बैक कर देगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, मेरा टैक्स बढ़ गया, मेरे ऊपर पेनल्टी लग गई सीधी सीधी। उसने किया था अलाउ 1000 रुपए, मैंने उसको बोला कम से कम तेरे को 1300 तो अलाउ करना ही पड़ेगा, मेरी इनकम में से मैं लेस कर दूंगा 300 रुपया, खर्चा बढ़ गया, इनकम कम हो गई, मेरा टैक्स कम हो गया, मेरे लिए अच्छा हो गया। समझना मैंने क्या बोला? इनकम के रिगार्डिंग सोचो, इनकम में खर्चा बढ़ गया तो इनकम कम होगी या बढ़ेगी? तो मैं बोला 1300, वो बोला 1000, आखिर वो बोला ठीक है 1000 में तूने डाला था, मैं और 300 डालने के लिए तेरे को अलाउ करता हूं, तो मेरी इनकम क्या होगी? क्लियर है? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के वेज दो है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू। हम क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। बोले सर कितना सिंपल है, मस्त है, बोले
टोटल एसेट ले लेने का, उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस कर देने का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ कर देने का, हर साल इतना करते रहने का। इनकम टैक्स बोलता मैं ऐसा तेरे को करने दूंगा ही नहीं कभी। WDV करने मिलेगा आपको हमेशा। यू हैव टू यूज WDV। नेक्स्ट पॉइंट, असेसी 2 टाइप के हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया ना? डेप्रिसिएशन भी चल रहा है। उसमें है हम्म। ट्रांसफर, आपका काम पावर जनरेशन का है क्या? जैसे टाटा पावर जनरेट करता है, सुजलॉन पावर जनरेट करता है, अगर इसका है क्या? अगर है तो SLM और WDV कुछ भी यूज कर सकते हो। नहीं और ऊपर करना V, हाँ ऊपर मतलब ऐसा। SLM मतलब नीचे लिखना स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। सर और के बाद क्या है? ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पावर। कैसा होता है? मैंने एक फोन लाया, आईफोन, सपोज तूने आईफोन लिया, 1 लाख रुपए का आईफोन है, उसकी वैल्यू या उसकी लाइफ 10 साल की होगी। तो तेको पहली बात तो 1 लाख अगर तेरा बिजनेस का खर्चा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसको PNL में डाल सकती है पूरा की पूरा। 1 लाख का फोन, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो वो जाएगा तेरी बैलेंस शीट में, उसका कुछ हिस्सा हर साल तेरे PNL में इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन आता रहेगा। अंडर विच सेक्शन? 20 तो पढ़ा ही नहीं मैंने अभी तक तेरे को। डेप्रिसिएशन 31 ये देख, ये देख, चलती ट्रेन में 31, 32, 28 कौन सा था? 29 कौन सा था? सोच के रख, नीचे देखा ना माता रानी पाप लगाएगी। 30 बता कौन सा था? प्लांट एंड मशीनरी, नहीं बिल्डिंग, बिल्डिंग का 31 बता श्रद्धा। हाँ बिल्डिंग क्या बिल्डिंग? 31 कहाँ से बिल्डिंग आया तेरा? रेट, हाँ ना रेट बिल्डिंग है, सोच ले, हाँ बिल्डिंग सोच ले, जाके देख। ये मशीनरी होगा मतलब है 32, मशीनरी 87A, 87A, सेक्शन 6, रेसिडेंट सेक्शन 9, चार्जेस, सेक्शन 10, एग्रीकल्चर इनकम, सारे सेक्शन 10 मतलब इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। पूरे चैप्टर का नाम ही सेक्शन 10 है, उसमें सब सेक्शंस है। सेक्शन 29, सेक्शन 29, 32, 31 प्लांट एंड मशीनरी, क्या? रेट, रेंट रेट, इंश्योरेंस, रिपेयर टैक्सेस। ओके 28, 28 कंप्यूट ऑफ चार्जिंग, अरे पैसा 87A, चुप रहना। 31, 32 श्रद्धा कौन सा वही? नहीं डेप्रिसिएशन 28, हाँ ये अरे यार मम्मी को एक मिनट 29, करा 30 30,
तू ही क्या था? हाँ बोल ना, कौन सा कंप्यूटर? चार्जिंग चार्जिंग 28 32। नहीं हाँ तू ही। डेप्रिसिएशन इधर बता कौन सा बिल्डिंग वाला है तेरा? 32 31 30 30 32 31 28 29 पीजीबीपी का कंप्लीट 30 30 इज बिल्डिंग 31 प्लांट एंड मशीनरी 32। अपना डेप्रिसिएशन शिप पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है? अब तूने बीच में बोला है, तेरे को क्लास के बाहर ही खड़ा रखूंगा आधे घंटे तक। शिप पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है? 40। गलत, आधा कर उसको। एयरक्राफ्ट पे कितना लगता है? बुक्स पे कितना लगता है? कंप्यूटर पे कितना लगता है? बिल्डिंग पे कितना लगता है? नॉर्मल सब बता। रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑयल वेल पे कितना लगता है? मेरे को लर्न करके दो अभी के अभी, रेट्स लर्न करके दो फास्ट। एग्जैक्ट 1 ही मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 ही मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी में सिर्फ जनरली है ना? नहीं, अरे वो सारे प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा ये सब और जनरली 15 जनरली 15, कुछ नहीं आया तो 15 ठोक देने का। थर्टी सेकेंड्स। The windmill installed before 2014 is 15 and after 2014 is 40. 17 सेकेंड है, सामने देख लेना। और टाइम दिया 33 सेकेंड्स का, लर्न करके दो। इरिटेटिंग साउंड है, जब तक बंद नहीं करोगे पढ़ना तब तक बजाता रहूंगा। पढ़ रहे अभी भी? अरे सेक्शन 6 क्या है? रेसिडेंस के बेसिक कंडीशंस क्या है? एडवांस कंडीशन क्या है? श्रद्धा सोच के रख तब तक। हाँ, एडवांस कंडीशंस। सेक्शन 28 क्या है? नहीं शिप पे कितना डिप्रिसिएशन है? नहीं, 20% एडवांस कंडीशंस क्या है रेसिडेंशियल शिप के? ROR बनने के लिए पीछे नहीं, उसको बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन? सेक्शन 9 कौन सा है श्रद्धा? बुक्स पे कितना? 20 ना? 40 एयरक्राफ्ट पे कितना?
विंड मिल पे कितना? 50 तो है ही नहीं, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन ही 40% का है। 2 है। पहले किसके? 2014 में कौन सी डेट? 1 अप्रैल। उसके पहले किया तो 15। उसके बाद में मोदी जी आए, अच्छा करके गए काम, 40%। कास्ट पे कितना? अदर्स के लिए हायर पे है तो कितना? अक्टूबर, यू श्योर? अक्टूबर, अगस्त, यू श्योर? अगस्त, देख ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अच्छा, अगस्त। कौन सा अगस्त? पक्का? और 19 है? अच्छा। तो 45। अदर्स पे क्या था? 15% और अगर 23 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में ली है और यूज पे है। एडवांस कंडीशंस क्या थी? तो वो एक कंडीशन बोलना भूल गए अभी भी। ऑयल वेल पे कितना है? जनरल रेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कितना है? 40, श्योर? अच्छा, ओके। किस पे? ऑयल वेल, हाँ, ओके। ओ 15। उसके बाद तुम लिखोगे तो इसके बाद एक मिनट, हाँ, एक से भी ऊपर रह गया अपना। हाँ, वो बता रहा हूँ, एक मिनट। जो रेट्स है तुम्हारे, उसमें लिखना इंटेंजिबल एसेट्स। जो रेट्स लिखे ना, उसका 25%, इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% होता है। इंटेंजिबल एसेट्स पर 25% होता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 25% आएगा। वो एक रेट रह गया था इसके लिए। इंटेंजिबल एसेट्स सारे, कोई लोड ही नहीं है उसमें, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, कुछ भी हो, 25%। SLM WDV SLM WDV की ये बात कर रहा था मैं वृंदा कि 1 लाख का तूने आईफोन लाया तो पूरा तो तू ठोक नहीं सकती PNL में। 10 साल का आईफोन चलेगा तेरा, तो वो लोग क्या बोलते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल, पर ईयर कितना आया? 10,000। 10,000 तेरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर हर साल का, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो अगले साल उसका ओपनिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 90,000। 1 लाख का था, 10,000 खर्चा करवा दिया, 90,000। 8वें साल, सॉरी सेकेंड ईयर में 80, थर्ड में 50, 5 साल बाद 10वें साल में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 11वें साल में उसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू नील हो जाएगी। लेकिन WDV ऐसा नहीं करता है। WDV बोलता है अगर 1 लाख की तुम्हारी एसेट है, उस पे मेरे को अगर चार्ज करना कितना, इस पे कंप्यूटर्स पे, मोबाइल पे कितना लगाओ? क्या? हाँ, बिजनेस है। अरे मेरा तो प्रॉपर बिजनेस यूज है, रात के 12 बजे भी मैसेज आते हैं। बोल, डेप्रिसिएशन कितने रेट पर लगाओ ये बता पहले तो। अरे हाथ में नहीं आ रहा, इंटेंजिबल होगा तो डोबड़े। आई गेस इसको हम प्लांट एंड मशीनरी में जनरल में लेंगे। कंप्यूटर्स में नहीं, इट इज नॉट अ कंप्यूटिंग डिवाइस। इट इज नॉट अ कंप्यूटिंग डिवाइस, इट इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। तो WDV क्या बोलता है, इसका 40% डिवाइड किया क्या मैंने नंबर ऑफ ईयर से। इसको नंबर ऑफ ईयर से फर्क नहीं पड़ता, 1 साल यूज कर, 10 साल यूज कर, 100 साल यूज कर या 500 साल यूज कर, फर्क नहीं पड़ता। रेट 40% लगेगा। 40,000 इसका डेप्रिसिएशन रहेगा, तो अगले साल इसका ओपनिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 60,000। अब 60,000 का 40% लगेगा। अब इसका 40%, इतना आ गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन। इसमें से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 36,000। अब इसका 40%, ऐसे करते 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 आपको जाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कभी भी नील नहीं होने वाली है।
SLM में हमेशा वैल्यू नील हो सकती है, WDV में कभी आंसर 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि हर बार जो भी आएगा उसका 40% करोगे तो 60% तो हमेशा बचा हुआ ही रहेगा ना। कभी ना कभी तो आएंगे ही ना। नहीं, वो 0.0000001 आ जाएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, क्योंकि हर बार 60% तुम छोड़ रहे हो। ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इजी कॉम्प्लिकेटेड का सवाल ही नहीं है, हर साल उनको पैसा उल्टा दिखाने मिल रहा है तो एक्सपेंस दिखाने मिल रहा है, प्लस इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होने वाली है। SLM में स्ट्रेट एक ही अमाउंट चलने वाली है। इसमें पहले साल देखो तुमने 40,000 का खर्चा किया था डेप्रिसिएशन में, अगले साल 24 पर आ गए, अगले साल और कम करोगे तो तुम्हारा टैक्स उल्टा बढ़ता जाएगा, तो गवर्नमेंट को फायदा है इसमें, तुम्हारा नुकसान है। लॉजिक समझा क्या? पक्का? A movie cannot end without a twist. नहीं नहीं, जो लिखा था ना उसके नीचे लिखना। ये SLM और If your asset has been used for less than 180 days, then only 50% of the available depreciation be allowed. अगर आपने कोई एसेट खरीदी है लेट्स से 31 दिसंबर 2020 को, जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च 2021 को, क्या तुमने एसेट को मोर देन 180 डेज यूज किया है? चप्पल निकाल के एक एक के मारूंगा मैं। 31 दिसंबर को लाई हुई एसेट तुम 31 मार्च तक यूज कर रहे हो, खाली 3 महीना यूज किया। 3 महीने का कितने दिन होते हैं गधेड़ो? 90 दिन। क्या वो 180 से ज्यादा है? तो तुमको डेप्रिसिएशन भी आधा ही मिलेगा। मतलब जहां 15 मिलने वाला था वहां 7.5 मिलेगा, जहां 30 मिलने वाला था वहां 15 मिलेगा, जहां 40 मिलने वाला था वहां 20 मिलेगा। आई बात समझ में? तो सर फिर अगले साल का 50 मिलेगा क्या? मतलब दिसंबर में लिया ना तो उस साल तो 85% मिला, अगर तुम जुलाई में लेते तो पूरा मिलता, तुमने दिसंबर में लिया इसलिए आधा मिला, तो सर वो बैलेंस आधे का क्या गया? क्या नहीं। अगर तुमने जिस दिन खरीदा उसी साल में पुट टू यूज भी कर दिया, मैंने 31 दिसंबर को खरीदा, मैंने 31 दिसंबर 2020 को एसेट खरीदी, उसी साल पुट टू यूज भी कर दिया, मतलब 31 मार्च 2021 के पहले पुट टू यूज भी कर दिया, तो इस साल तो आधा ही मिलने वाला है मेरे को, ये कंफर्म हो गया। अगले साल इसका बैलेंस आधा मिल जाएगा, मतलब अगले साल 2 डेप्रिसिएशन मिलेगा, पूरा भी मिलेगा और ये आधा भी मिलेगा, मतलब 1.5 गुना डेप्रिसिएशन मिलेगा। लॉजिक समझा क्या? लेकिन पुट टू यूज उसी साल होना चाहिए। तुमने लिया 31 दिसंबर 2020 को और पुट टू यूज किया 2 अप्रैल को, गया, क्योंकि तुमने अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको पुट टू यूज किया। तो इस साल आधा तो आधा मिलेगा, वो बैलेंस आधे के लिए रोना है। रोना। भारती निशा कुछ समझा? नहीं, तेरे से बाउंसर गया पक्का? एसेट परचेस्ड पुट टू यूज इस साल 50% मिलेगा, हाँ, बैलेंस 50% क्वेश्चन मार्क। इसे 4 कॉलम बनाया मैंने, लिखना मत, पहले ऊपर देख लो। एसेट परचेस किया मैंने 4 दिसंबर 2020 को,
पुट टू यूज किया मैंने 10th जनवरी 2021। क्या मेरे को इस साल आधा परसेंट मतलब 50% मिलेगा? बैलेंस 50% का क्या होगा? अगले साल मिलेगा? अगले साल मिलेगा। ये हो गया एक केस। केस 2, मैंने एसेट खरीदी थी वही डेट 4 दिसंबर 2020 को, पुट टू यूज किया 1 जुलाई 2021 को। बैलेंस आधा मिलेगा क्या? अरे सॉरी, ये जो फर्स्ट है इस साल में आधा मिलने वाला जो था 50% वो मिलने वाला है क्या? वो मिलेगा। बैलेंस ठीक है। आधी घिसी ना, तुमको तो अपने को बेनिफिट हो रहा ना, एसएससी को उतना खर्चा अपना बढ़ेगा ना, उतना टैक्स अपना बचेगा। नहीं देगे तो गवर्नमेंट को क्या है दिक्कत है? गवर्नमेंट बोलेगी मत लो, क्योंकि तू अपने साइड से सोच ना, तू एसएससी के वाक़ा चले गए, आईटीओ के एंगल से क्यों सोच रही है? तो हाँ, उसका लॉजिक ऐसा है कि डेप्रिसिएशन पूरे इनकम टैक्स में इकलौता एक सेक्शन है डेप्रिसिएशन जो कंपल्शन का होता है। मतलब हियर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि तुमको लेना है कि नहीं लेना है। तुम ये नहीं बोल सकते अरे मेरे को तुम्हारे हिसाब से सोच रहा हूं ज्यादा टैक्स भरने की इच्छा है, नहीं, तेरे को कंपल्सरी डेप्रिसिएशन चार्ज तो करना ही पड़ने वाला है। तो गवर्नमेंट ने एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है जान पूछ के कि तुम एसेट को क्लेम करो ताकि तुम अभी यूज कर रहे हो ना, अभी खरीदिए ना, तो जल्दी की जल्दी उसको पुट टू यूज करो ताकि जल्दी रिटर्न फाइल कर पाओगे तुम। ऐसा, क्योंकि जितना तुम लेट करोगे उतना लेट इनकम टैक्स फाइल करोगे डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। वो अपने जैसे नहीं होते, छोटे छोटे लोग नहीं होते, एक एक 100 करोड़ की एसेट्स खरीदते वो लोग। 100 करोड़ की एसेट अगर पुट टू यूज इधर उधर हो गया ना, 100 करोड़ पे 40% का भी अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे तो 40 करोड़ रुपया होता है सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट। 40 करोड़ का डेप्रिसिएशन मतलब 40 करोड़ पे 30% इनकम टैक्स तेरा सेव होता है। 40 करोड़ का 30% इस 12 करोड़ का इनकम टैक्स गवर्नमेंट को लेट मिलेगा। वो 12 करोड़ का ब्याज सोच गवर्नमेंट का कितना लॉस होता है। वो लॉजिक के हिसाब से कि तुम अगर जल्दी से उसको पुट टू यूज करोगे तो तुम क्लेम करने के लिए भीख मांगने के लिए आओगे 31 मार्च के पहले में, तो इसके लिए तुम रिटर्न भी फाइल जल्दी करोगे। फिर ऐसा लॉजिक समझे? और 100 करोड़ की एसेट अपने लिए बहुत बड़ी होती है। रिलायंस के लिए 100 करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? उसकी एक एक फैक्ट्री हजारों करोड़ रुपए की है, लाख करोड़ रुपए की है। उसमें कोई एक हाथ कोई मशीनरी चेंज करता होगा तो लगता होगा उसको 70-80 करोड़ रुपए। तो ये बात समझना, कोई दिक्कत? कुछ नहीं समझा ऐसा? पक्का? बस आज एक से फॉर्मेट लिखना है, एक से फॉर्मेट लिखना है ताकि कल अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जंप कर पावे। ठीक है? पुट टू यूज डेप्रिसिएशन कभी भी इंडिविजुअल आइटम पर चार्ज नहीं होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर चार्ज होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैसा होता है? ब्लॉक मतलब गैदरिंग। 40% वाली एसेट्स का एक ब्लॉक बनेगा, 15% वाली ब्लॉक्स का एक ब्लॉक बनेगा, 30% वाली जितनी भी एसेट्स होगी उनका एक ब्लॉक बनेगा, 10% वाली जितनी भी ब्लॉक एसेट्स होंगी उनका एक ब्लॉक बनेगा, और इस ब्लॉक पे एज अ होल 10% चार्ज होगा। 10, 20, 30, 40 जितना भी है वो हिसाब से। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बता, एक बात बता। ना 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 ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ब्लॉक एज अ होल पर टैक्स लगेगा, चार्ज होगा। मतलब एसेट 1
जिसका रेट है 10%, एसेट नंबर 2 जिसका रेट है 20%, एग्जांपल ले रहा हूँ, एसेट 3 है जिसका रेट है 20%, एसेट 4 है जिसका रेट है 15%, एसेट 5 है जिसका रेट है 40%, एसेट 6 है जिसका रेट है 40%, एसेट 7 है जिसका रेट है 40%। अब तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना, तो एक एक आइटम पर डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना है, पहले ना सारे 10% वाले को एक साथ ऐड कर लो, ये एक ही है ना, हाँ, तो इस पे एज अ होल 10% लगा लो, फिर सारे 20 वालों को एक साथ क्लब कर दो, इस पे 20% का टैक्स, अब सारे 40 वाले को एक साथ क्लब कर दो, इस पे 40%, इसको बोलते हैं ब्लॉक बना बना के डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है, प्रेजेंटेशन का फर्क है, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। एक बात समझ में, लॉजिक समझाना, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। मेरे फॉर्मेट को तुमने चेंज किया, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। ये फॉर्मेट को टच करने का नहीं, इसको चेंज करने का नहीं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इतना फॉर्मेट है वो। तुमने खुद का दिमाग लगाया और एक हाथ बोले इसके फालतू, इसको तो डिलीट कर दो, आंसर डिलीट हो जाएगा उधर से। फॉर्मेट को हाथ लगाने का नहीं, मतलब हिलाने का नहीं बिल्कुल भी, जो है वही एक्सेप्ट करने का। 4 लाइन का। डेप्रिसिएशन मतलब उस रेट से तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना, 40% ऑफ क्लोजिंग WDV, तो उससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना, उसको लेस कर देने का। क्या है इनटू, समझा? कोई डाउट है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज करना है, कल से चालू करें? कल से